गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीन जैक्स रूसो। इनका जिसे जे जे रूसो के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर है। एंड इसकी हम स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी बायोग्राफी ऑफ रूसो। तो ये कुछ इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, ये उनके लिए अगर उनको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो यहाँ से मतलब इसको स्टॉप करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, रूसो का जन्म हुआ था 1712 में, जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। गणतंत्र किसको बोलते हैं? रिपब्लिकन, जहाँ पे कोई भी पार्टी पर्टिकुलर टाइम तक रहती है और उसके बाद फिर नई पार्टी को, मतलब नए किसी भी जो रिप्रेजेंट होते हैं उनको मौका मिलता है। तो उसकी माँ की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी। इसलिए उसका जो पालन पोषण था वो उसके पिता ने किया था, और उसका पिता एक कुशल घड़ीसाज था, किंतु एक अच्छे चरित्र वाला नहीं था। यानी कि उनके जो फादर थे वो एक बैड कैरेक्टर के वहाँ थे। तो वो जिस तरीके की उनकी परवरिश थी तो आप लोग सोच सकते होंगे। यानी कि काम तो वो करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे कि वो उसको अच्छी परवरिश भी दे सकें। तो यहाँ पे यानी कि उसकी जिम्मेदारियों की भावना भी नहीं थी। जब अच्छा चरित्र नहीं था तो अपने बच्चे के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे वो भी नहीं थी। और इसलिए उसने रूसो को नियमित रूप से शिक्षा भी नहीं दी। यानी कि अगर एजुकेशंस की बात करें तो वहाँ पे एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को वहाँ पे एजुकेशंस दिलाए, प्रोवाइड कराए, लेकिन वो भी उनको वहाँ पे नहीं दी गई। शिक्षा देना तो दूर, उसने अपने बेटे को व्यसनों के कामों में, यानी कि जो उधर उधर के बहुत ही गंदे काम होते हैं उनमें उन कामों में इन्वॉल्व कर दिया। रूसो स्वभाव से दुर्गुण था। दुर्गुण होना मतलब एक नॉर्मल कंडीशन, जब आप ब्रिंगिंग बच्चे की ऐसी करोगे तो उसमें वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे, उसमें वर्च्यूज़ कहाँ से आएंगे? उनमें से दुर्गुण ही आएंगे ना। तो उसे नियमित रूप से शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी, एक एजुकेशन भी नहीं मिल सकी ताकि वो उन सब क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उनमें थोड़ा सा मतलब समझ सके। लेकिन उसने जजात प्रतिभा दी। यानी कि हो सकता है ना, कोई जो भी फिलोसफर होते हैं वो चाहे किसी भी कंडीशंस में हो, लेकिन उनमें कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी ज़रूर होती है जो उन्हें आगे ले जाती है। तो उसे अपनी प्रतिभा का अवसर एक प्रतियोगिता के दौरान मिला। वहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा था, होता है ना अंदर से जो हुनर होता है, तो वो वहाँ पे मतलब उसको मैसेज देता रहता है कि हाँ तो ये कर सकता है, तो इन पर ट्राई करके देख। तो जिसमें उसे एक निबंध लिखना था, तो निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने का योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। यानी कि एक प्रॉपर टॉपिक था साइंस और आर्ट्स को लेकर के, उनकी दोनों की डेवलप कंडीशंस को लेकर क्या मोरलिटी है, या वो डाउन किया है, या उसको इन दोनों ने किसी को ग्रो किया है, इस लेवल पे उसको कुछ लिखना था। तो इस संबंध में या इस निबंध में, इस ऐसे प्रतियोगिता में, इस ऐसे कंपटीशन में के बाद धीरे धीरे सफलता की ओर चल पड़ा। यानी कि जो उसने वहाँ पे लिखा था ऐसे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा था, वो वहाँ पे कंपटीशन जीत गया। और धीरे धीरे मतलब जो उसकी ख्याति थी, जो उसकी प्रसिद्धि थी, ग्लोरियस उसका जो टाइम था वो वहाँ स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे बात करते हैं रूसो की मृत्यु की, तो 1778 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वो काम करता चला गया। यानी कि जब उसे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पे उसके पास थी, तो प्रॉपर रूप से वो अपॉर्चुनिटी का वहाँ पे अपना उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ता चला गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो उसकी बुक्स थी, बुक्स ऑफ रूसो। देखिए, मैंने बताया जो फिलोसफर होते हैं वो नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स में बहुत सारे बुक्स लिखते हैं। पता नहीं किसने कितनी बुक लिखी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं वही हम लोग रीड करते हैं, वही हम स्टडी करते हैं, और वही हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी बताते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, ये डिक्शनरीज, रीजन्स, डाई साइंस, इसके बेस पे डाइस आर्ट, ठीक है, जिसके बेस पे उसने ऐसे कंपटीशन जीता था। ये उसने खुद एक बुक पब्लिश की थी। एंड डिस्कोर्सेस ऑन ऑरिजिन एंड द फाउंडेशन ऑफ इनक्वालिटी अमंग मैन, इसके बेस पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक्स लिखी थी। एंड देन जो फेमस है जीन जैक्स रूसो ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ बुक्स थे जो काफ़ी फेमस रही हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर जो को लेकर थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रूसो के जो उनका कॉन्ट्रैक्ट्स, जो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उसने क्या बात की। देखिए, जो किसी भी फिलोसफर का अगर वो ह्यूमन बिहेव के बारे में कुछ बताता है या स्टेट की कंडीशंस के बारे में बताता है, तो प्रॉपर रूप से फिलोसफर वही होता है जो रियलिस्टिक, जो उसने वहाँ पे फील किया है अपने लाइफ में, वही चीज़ अपने वो कृति में लिखता है, वही चीज़ वो डिस्कस करके बताता है। कुछ भी इमेजिनेशंस नहीं करता है। अगर हम प्लेटो को छोड़ दें, प्लेटो तो पूरा इमेजिनेशन फिलोसफर था। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं
कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर्स में ऐसे फिलोसफर रियलिस्टिक को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे उनमें से रूसो भी एक आता है, रूसो का भी नंबर इसी तरीके से आता है, होप्स हो गया, लोक हो गया और रूसो हो गया। तो ये रियलिस्टिक को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुए, जो इनकी लाइफ में इन्होंने घटित हुआ इनकी लाइफ से लेकर के, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी जो मतलब राइटिंग्स थी या इनके अगर खुद के भी वहाँ पे जो मतलब एक तरीके से जो होता है ना इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, वो वहाँ पे प्रॉपर रूप से फैक्ट बताते थे, जो वो असली या रियलिस्टिक चीज़ों को बताते थे, कुछ भी इमेजिनेशन है, कुछ भी नाटक की बात नहीं बताते थे। तो सामाजिक समझौते को लेकर रूसो के विचार अन्य दार्शनिकों से बिल्कुल अलग है। जैसे जब रूसो मानव स्वभाव के बारे में बताता है तो वो कहता है कि यदि मानव स्वभाव से क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से आगे नहीं चल पाती थी। यानी कि उसकी जो थिंकिंग थी वो ह्यूमन नेचर को लेकर ऐसी थी कि ह्यूमन नेचर कैसे होते हैं, वो प्रॉपर रूप से सहयोगी होते हैं, क्योंकि अगर वो सहयोगी ना होते तो आज जिस कंडीशंस पे हम खड़े हैं वहाँ पे लोग आपको दिखाई ना देते, वो एक दूसरे को खा जाते, एक दूसरे को वो बिल्कुल भी ना छोड़ते, पीढ़ियाँ ही ख़त्म हो जाती। तो इस तरह की उसकी थिंकिंग थी। जबकि उसकी जो स्टार्टिंग थी वो मतलब उसका जो उसके जो फादर्स थे उन्होंने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी थी, उसको मारते थे, पीटते थे। इसके बावजूद उसकी ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको लेकर के मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से उनकी थिंकिंग थी। और प्रेजेंट समय में हम बांधों की मृत्यु पर शोक की बजाय हर्ष होना चाहिए कि रूसो के अनुसार मतलब उन्होंने इस तरह से किया कि उनकी मृत्यु पर जब हम शोक रखते हैं बल्कि हमें हर्ष होना चाहिए कि उनकी डेथ हुई है या एक तरह से उनको उनको फ्रीडम मिल गई है। तो रूसो के अनुसार यहाँ पे आदिम मनुष्यों का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पाप स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। यानी कि जो उसके साथ घटित हुआ उन्हीं से रिलेटेड उसने यहाँ पे अपने विचार प्रेजेंट किए। यानी कि स्वाभाविक स्वभाव से बहुत निर्दोष होता है, जैसे वो खुद को मानता है कि वो बहुत निर्दोष था, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटी की गई उसके मतलब फादर के द्वारा, तो वो हर चीज़ को अपनी अपनी जगह रख करके देखता है कि वो निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया, वो विचारों से रहित था, उसके पास कोई विचार नहीं थे मोरालिटी के, सहज भावना से वो काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ को ही वो प्रेजेंट करता है। सबसे लोकप्रिय विचार उसका यही है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जंजीरें कैसे, सोसाइटी समाज नाम की जो जंजीरें होती हैं उनसे वो धीरे धीरे जकड़ता चला जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है, अगर मतलब डिस्क्रिप्शन जब एग्ज़ाम होते हैं इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन, बहुत अच्छी मार्किंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे फेमस उनका कॉटेज यही है कॉट कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, कि जब मनुष्य का जन्म होता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कोई इच्छाएं नहीं, कोई विचार नहीं, कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बस वो मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रहता है हर चीज़ से, कोई टेंशन्स नहीं है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है दुनिया भर की जो मतलब जंजीरें हैं, चाहे सोसाइटी के नाम की हो, धर्म के नाम की हो, हर तरीके से उसको वो जकड़ लेती है और उनसे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इसने बताई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल विल्स के बारे में, यानी कि सामान्य इच्छा। देखिए रूसो की सामान्य इच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक के क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इसमें जो पहली इच्छा यानी कि यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल। यथार्थ इच्छा कैसी होती है, उसने बताया कि यथार्थ इच्छा वो होती है जो हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, यानी कि उससे किसी का चाहे बुरा हो चाहे उसका नुकसान हो, लेकिन उस इच्छा के पूरे होने से हमें प्लेजर मिल रहा है, हमें शांति मिल रही है। तो वो जो इच्छा होती है वो एक्चुअल विल होती है, जिसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है, यानी कि हमें कोई काम करना है, उस काम का इफ़ेक्ट अगर सोसाइटी पर नेगेटिव भी पड़ रहा है तो वहाँ पर अगर उस उनकी सोसाइटी पर तो वो नेगेटिव पड़ रहा है, लेकिन हमें उससे प्लेजर मिला, हमें उससे मज़ा आ रहा है। तो ऐसी इच्छा को रखने वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअलिटी विल पर्सन कहे जाते हैं, उसको हम एक्चुअल विल बोलते हैं, जहाँ पर प्रॉपर रूप से मतलब जो फोकस किया जाता है वो खुद की एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसको लेकर के अगर वहाँ पे प्रॉपर रूप से सोसाइटी इफेक्ट हो रही है, नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पे पड़ रहा है, चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो रहा, वहाँ पे वो चीज़ें माइंड नहीं रखती है।
एंड देन जो दूसरी यहाँ पे विल है आदर्श इच्छा, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर वो सारी इच्छाएं, वो सारे एक्टिविटी, वो सारे वर्क यहाँ पे रखे जाते हैं जिनका इफेक्ट एक पॉजिटिव यूज में समाज पर पड़ता है। यानी कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन वो ऐसा काम करता है जो उसे वो खुद तो अच्छा लगता ही है, बल्कि उस काम के मतलब इफ़ेक्ट से सोसाइटी को भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा प्लेजर्स फील हो रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पे सोसाइटी के उनको भी अच्छा लग रहा है, तो ना तो उनका नुकसान हो रहा है, ना ही आपका नुकसान हो रहा है। यानी कि आपने एक इच्छा, आपके एक एम्बिशियस है, आपके एम्बिशियस उस सोसाइटी से रिलेट करते हैं। कोई भी ऐसा अच्छा काम एक वेलफेयर से रिलेट जो होता है उसको हम आदर्श विल, आदर्श इच्छा या रियल विल के नाम से जानते हैं। तो प्रॉपर रूप से आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया जिन जैसे विषयों की बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।